साथियों, अभी जब हम लोग आए हैं तो मैडम अभी आप लोगों को बता रही थी कि हमारे समाज के लोग अभी भी गुलाम हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग आज भी अभी गुलाम हैं। आज भी वो आजाद नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति आजाद होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आज हमारे समाज में समस्या पे समस्या है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग आजाद हैं? तो इसका भी तो कारण है, इसका भी कारण है क्योंकि हमारे समाज में ब्राह्मण आजाद हुए हैं और ब्राह्मण हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं। आज भी हमारा सामाजिक मालिक ब्राह्मण बना बैठा है। आज भी हमारा सामाजिक मालिक ब्राह्मण बना बैठा है। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं? मानते हैं। क्योंकि कहा जाए जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो हम लोग जो है नाम तक नहीं रखते हैं। नाम रखने के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं और उससे पूछ कर ही नाम अपने बच्चे को रखते हैं। और उससे बड़ा जब हमारा बच्चा होता है उसकी कुंडली बनवानी पड़ती है, तब भी हम ब्राह्मण के पास जाते हैं और कुंडली भी उसी से बनवाते हैं। उसके बदले में वो दान दक्षिणा भी उनको देना पड़ता है। और जब बच्चा हमारा और बड़ा होता है, जब उसकी शादी की अवस्था आती है, जब शादी विवाह की बात होती है, तो वो भी अधिकार हमारे हाथ में नहीं रहता है। वो भी हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण से पूछ के ही करते हैं और ब्राह्मण ही बताता है कि किस समय पे आपके बच्चे की शादी की शुभ मुहूर्त है। उसके लिए भी हम लोगों को दान दक्षिणा देना पड़ता है। और वो ब्राह्मण इतना चालाक होते हैं, इतना होशियार होते हैं कि हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और शादी की मुहूर्त कब शुभ निकलती है? जब हमारे समाज के लोगों के पास हमारे घर में उनको देने के लिए व्यवस्था हो सके। धान की कटाई भी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत शुभ मुहूर्त निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर शुभ मुहूर्त बंद हो जाएगी। फिर जब हमारे समाज के लोग जो खेत में उगाते हैं, आलू है, सरसों है, चने मटर है, जब घर में आने लगती है तो फिर शुभ मुहूर्त निकलने लगती है। उसके बाद मार्च में जाके बंद हो जाती है। फिर कब शुरू होती है? जब हमारे समाज के लोगों बना बैठा है। और समाज का ही नहीं, सत्ता में भी उन्हीं लोगों का राज है। सत्ता में भी आज उन्हीं लोगों का राज है कि आज हमारे समाज में हमारी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार आवाज नहीं उठा रही है। कोई भी नहीं आवाज उठा रही है। क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पे बैठा जो मालिक है वो ब्राह्मण है और हमारे समाज के लोग उसके गुलाम बने बैठे हैं। इसलिए उन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज देखा जा रहा है, अभी आज के अखबार में है कि मीना रानी जो खुद को जाटो परिवार की कहती हैं, उसने क्या कहा है कि योगी सरकार के में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या आप लोग मानती हैं योगी सरकार में सारी महिलाएं, सारी बच्चियां सुरक्षित हैं? आज हमारी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। हर दिन 1 मिनट में 10 बलात्कार हो रहे हैं। तो कैसे मान ले कि हमारे समाज की बच्चियां सुरक्षित हैं? अभी हाथरस में घटना हुई, अभी फतेहपुर जिले में हुई है। 2 बच्चियां जो 6 साल की जो है बच्चियों को साथ रेप हुआ और उनको उनको रात में ही जला दिया गया। उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? अगर योगी सरकार में हमारी बहन बेटियां, हमारी बहू सुरक्षित होती तो घर से 2 किलोमीटर आजाद जाके वापस आ सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो कैसे मान ले कि हमारे समाज के लोग आजाद हैं? तो इनको आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज सारी संस्थाएं जो हमारी है वो प्राइवेट होती जा रही है। जितने भी सरकारी संस्थाएं थे वो प्राइवेट हो जाती जा रही है, निजीकरण कर दी जा रही है, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो सरकारी सुविधा हमको मिलती थी वो सुविधा हमको नहीं मिलेगी। हमारे लोगों को, हमारे जो मजदूर भाई थे, उनको अगर जो सरकारी कंपनियों में काम करते थे तो उनसे केवल 8 घंटे की काम ली जाती थी। 8 घंटे की काम की उनके मेहनताना उनकी मजदूरी सही समय पे मिलती थी। और अगर कोई घटना घट जाती थी तो भी उनको बीमा के तौर पे मिलती थी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बच्चों के दवा दारू के लिए। लेकिन आज जब निजीकरण सारी व्यवस्था हो जा रही है तो क्या ये सारी सुविधाएं मिलेंगी? ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और ये जब सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? इसीलिए सारी सरकारी संपत्तियां प्राइवेट कर दी जा रही है। आज देखा जा रहा है कि जितने भी
प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हमारे समाज के जो मजदूर भाई हैं उसमें बंधुआ मजदूर बनने पे मजबूर हैं, क्योंकि रोजगार कोई नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं। घर परिवार चलाने के लिए उनको आवश्यकता पैसों की पड़ती है, इसके लिए वो जाते हैं मजदूरी करने, मजबूर हैं। वहाँ जाके वो लोग 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और उनको सही समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, सही समय पे उनकी मेहनताना नहीं मिल रही है। मजदूरी भी कर रहे हैं लेकिन मेहनताना उनको नहीं मिल रही है, जिससे घर परिवार चलाने में समस्या हो रही है। और घर परिवार चलाने में समस्या होती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि उससे जो है काम भी 12 घंटे का लिया जा रहा है, उससे फालतू लिया जा रहा है, उसके बाद भी उसको सही समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, घर परिवार चलाने में परेशानी होती है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें आत्महत्याएं कर लेते हैं, रोज झगड़ा की चैन होती है। तो ये सारी व्यवस्था किसकी है? तो कैसे हम लोग मान लें कि हम लोग आजाद हैं? अभी हमारी महिलाओं के लिए जो है मोदी जी कह रहे थे कि हम अपनी महिलाओं की आंख में आंसू नहीं देख सकते, हमको बहुत दया आती है, उनके आंख में आंसू देखते हैं, वो भोजन बनाती हैं चूल्हे पे तो हमको बहुत दया आती है, उनके आंख से आंसू निकलते हैं तो हमको रोना आता है, ऐसा हमारे मोदी जी ने कहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि गैस सिलेंडर फ्री में बंटवा दिए। उनको इतनी दया आई हमारी महिलाओं के ऊपर कि उसने गैस सिलेंडर फ्री में बंटवा दिए। और जब गैस सिलेंडर बंटवा दिए, हमारी महिलाएं लाइन लगाए थे, हमारे समाज के लोग लाइन लगाए थे गैस सिलेंडर लेने के लिए। और गैस सिलेंडर फ्री में बंटवाने के बाद गैस का दाम जो 500 रुपए 600 रुपए थी, आज 1000 हो गए हैं। फिर वही चूल्हा पकड़। लेकिन अब मोदी जी को जो है, मोदी जी को अब दया नहीं आ रही है कि हमारे समाज के लोग गैस भराने के लिए पैसा कहाँ से पाएंगे। पैसे की नहीं उनको आ रही है, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं की आंख में आंसू उनको दिख रही थी। बरसों से बनाती चली आ रही है, चूल्हे पे खाना पकाती आ रही है, तब नहीं। ये सारी साजिश रची गई थी। ऐसा क्यों किए थे मोदी जी? क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में पाइपलाइन से गैस जाने लगी थी। तो जब पाइपलाइन से गैस जाने लगी तो गैस सिलेंडर वहाँ पे कूड़ा के भाव हो गया, कबाड़ा हो गया। तो कबाड़े का इस्तेमाल हमारे समाज में, हमारे गांव के लोगों को, हमारे देहात के लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए और वही चीज ला के हमारे जो समाज के लोगों को बेवकूफ बनाए। और बेवकूफ बनाने के बाद आज महंगाई कर दिए। आज हमारे समाज के लोग गैस भराने के लिए सोच रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कि अपने बच्चों को भोजन कराएं, क्या कराएं। गैस सिलेंडर पे खाना बनाने की लत तो लगा दिए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो गैस की भी तो करनी चाहिए। सिलेंडर से तो खाना नहीं बनेगा, खाना बनाने के लिए गैस भरानी पड़ेगी। तो अब मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग दर दर भटक रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था की जाए। क्या ऐसा हो रहा है? तो कैसे आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग आजाद हैं? मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। ये कहे थे, क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख आया? नहीं, 15,000 भी नहीं आया। 15,000 भी नहीं आया। लेकिन क्या किया गया कि मोदी सरकार में इतने छुट्टे जानवर छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के किसान भाइयों के, मजदूर के कम से कम साल का 20-25 हजार रुपए तो रोज हर साल का नुकसान हो रहा है। 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, लेकिन हर साल जो है 10-20 हजार रुपए नुकसान हो रहा है। जो हमारे किसान भाई खेती से अनाज उत्पन्न करके घर में अपने लाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज उसके भी मुहताज हो रहे हैं। आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आज शिक्षा का भी अभाव हो रहा है और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है आज कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे, जो हमारे समाज के लोग जो गरीब होते हैं, उनके पास इतनी पैसा नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। नहीं जी, 2 साल लॉकडाउन लग गया, जो आवे तो वो भी बोलते। अपने बच्चों को पढ़ा। आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि बीच में आप बोलेंगी तो हमारी जो शिक्षा है ये इतनी महंगी कर दी कि हमारे समाज के लोग नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, समय नहीं होती है कि वो उचित शिक्षा दे पाए। हमारे समाज के लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे थे पढ़ने के लिए कि उनको कुछ शिक्षा मिल जाए, लेकिन कोरोना काल के चलते हमारे सारे स्कूल बंद हो गए थे। स्कूल संस्था बंद हो गई थी, दारू का ठेका खुला था, धार्मिक स्थल खुले थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो खुली थी। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।
हमारे SC ST माइनॉरिटी के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जाते थे, जो स्कूल बंद कर दिया गया, उनके ऑनलाइन क्लास भी नहीं चली। जो प्राइवेट स्कूल थे, जहाँ उनके प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके बच्चों को तो ऑनलाइन क्लास चली, उनको तो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण हुए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे बच्चे, उनकी ऑनलाइन भी क्लास नहीं चली। वो घर में बैठ के क्या करते थे कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी। वो इधर उधर पेड़ पालों से चोरियां करना सीखे, खेती बाड़ी से चोरियां करना सीखे, और नहीं तो घर में माँ बाप अगर गुटखा पान खा रहे तो उसमें से चुरा चुरा के खाना सीखे। यानी कि वो गलत रास्ते पे चलना सीख गए बच्चों के। लेकिन इसके लिए कोई भी सरकार आवाज नहीं उठाई कि हर जगह कोरोना होना चाहिए, लेकिन दारू के ठेके पे नहीं होती है कोरोना, धार्मिक स्थल पे नहीं होती है। चुनाव का माहौल हुआ, चुनाव प्रचार में कोरोना नहीं हुआ तो क्या केवल विद्यालय में ही होती है? अगर विद्यालय में थी उसमें भी सावधानियां बरती जा सकती थी, उसको समय समय पे बच्चों को शिक्षा दी जा सकती थी। 4 घंटे की बजाय उनको 1-1 घंटे शिक्षा दी जा सकती थी। 10 बच्चे की बजाय 5-5 बच्चों को दी जा सकती थी। इसकी व्यवस्था हो जाती, लेकिन कोई भी सरकार नहीं उठाई, क्योंकि हर सरकार के साथ हर सत्ता में ब्राह्मण का राज है। उसका विरोध करने की हिम्मत हमारे लोगों के पास नहीं है। हमारे समाज के लोग 85% होते हुए भी उन लोगों से दबे हैं। आज इनके पास एकता नहीं है, इनको जातियों में बांट दिया गया, इनको अपने जातियों में घमंड है। ये लोग सोच नहीं रहे हैं कि वो लोग हम लोगों को एक दूसरे में लड़ा के हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार मिला है, लेकिन उसमें भी हमारे महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिल रहा है। सत्ता में आज देखा जाए तो हमारी महिलाएं, अगर उनको 50% का भागीदारी मिला था तो 5% भी महिलाएं नहीं मिलती हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कहाँ मिलती हैं? ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार और घरों में मिलती हैं। उनको पहले से ही उनको गुलाम बना दिया गया था, उनको ऐसी व्यवस्था में डाल दिया गया था, जो कि बाबा साहब ने संविधान लागू करके हमारी महिलाओं को भी अधिकार दिया था कि बराबर का अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारी महिलाएं अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानती हैं, क्योंकि ऐसी 65% महिलाएं हैं जिनको संविधान के बारे में नहीं पता है, उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता, इसलिए वो आवाज अपनी नहीं उठाती हैं। नहीं तो देखने को मिलता है कि जो काम पुरुष भाई करते हैं वो काम महिलाएं भी कर रही हैं। खेती बाड़ी महिलाएं कर रही हैं, जानवर महिलाएं पाल रही हैं, ट्रैक्टर ट्राली महिलाएं चला रही हैं, गाड़ियां महिलाएं चला रही हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, महिलाएं एरोप्लेन चला रही हैं, सब कुछ महिलाएं कर सकती हैं, फिर भी उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया समाज में। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं अपना हक अधिकार लेना नहीं जानती, उनको लेना नहीं चाहती, वहां जाना नहीं चाहती। अगर कहीं मिलती है तो उनके पास रहते हैं, कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि आज अगर हम समय नहीं दिए तो बरसों तक हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि समय निकालना पड़ता है। बाबा साहब पढ़ाई रमाबाई अम्बेडकर जी ने दिया था, जो घर परिवार चलाते हुए भी बाबा साहब को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करके कलम कापी के लिए पैसा भेजती रही, जिसकी वजह से आज हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जिस तरह से आज हम लोगों आप लोगों के बीच में आके खड़े होके बोल रहे हैं, इस प्रकार से हमारी महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, घर में से निकलने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं कि कुछ बोल सकते हैं कि ये सब अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिलाया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों की आवाज उठाने के लिए ना तो बाबा साहब पैदा होंगे, ना तो हमारे महापुरुष कोई वापस आएंगे कि हमारे बच्चों के हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को खुद आगे बढ़ना होगा कि अपने महापुरुषों की जो अधूरी कार्य छूट गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को साथ सहयोग उसमें देना होगा। आप लोगों को भाभी के पीछे महिलाओं का भी योग, बिना महिला की कोई काम नहीं होते। जब घर परिवार नहीं चल सकता बिना महिला की, तो बिना महिला का कोई आंदोलन भी नहीं सफल हो सकता, क्योंकि आंदोलन करने के लिए महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। समस्या महिलाओं की भी है, पुरुषों की है। पुरुष तो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं अभी भी बैठी हैं, उनको भी जागरूक होना होगा। क्योंकि हक जो है मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आप लोगों को से निवेदन है कि आप लोगों को
भारी से भारी संख्या में इटावा में रैली है, जो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वाम सेव की एक आशु संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, जो आप लोगों की आवाज उठा रही हैं, आप लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। इसके चलते आप लोगों को उसे संगठन का साथ सहयोग देना होगा, क्योंकि संगठन बिना समाज के नहीं चलती, बिना लोगों की नहीं चलती। समाज के चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। जब लोग इकट्ठा होंगे तभी समाज संगठन का निर्माण होगा, और संगठन का निर्माण होगा तो हम लोग जब एकत्रित होंगे तभी जाके कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, तभी हमारा हक अधिकार हमको मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों को इटावा में 14 नवंबर को भारी से भारी संख्या में वहां पर आना होगा, ताकि अपने दुश्मनों को दिखाना है कि हम लोग भी एक हो रहे हैं, हम लोगों में भी ताकत है, हम लोगों में भी अब जागरूकता हो गई है। अब हम लोग आप लोगों के कहने में, आप लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अब शासन सत्ता पे हमारा राज चलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अपने अपने दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। अब उस कारवां को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आप लोगों को इसके लिए साथ सहयोग देना होगा। आप लोग अगर साथ सहयोग देंगे तो ये कारवां आगे बढ़ेगा, और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य सही होगा, और उनके साथ जो उनकी शिक्षा के साथ जो उनकी व्यवस्था है वो उचित से उचित होगी। क्योंकि हमारे इस समाज के लोग जब 1987 के पहले केवल सरकारी विद्यालय रहा करते थे, तो हमारे SC ST माइनॉरिटी ब्राह्मण ठाकुर बनिया के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, बराबर शिक्षा उनको मिलती थी। जब बराबर शिक्षा मिलती थी तो प्राइमरी से निकल के बच्चे DM SDM वैज्ञानिक वकील बनते थे, और आज उसी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे चपरासी का नौकरी नहीं पा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो इसके लिए कि ऐसा अवस्था ना आए, तो अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए हम लोगों को, आप लोगों को इकट्ठा एक साथ मिल करके इटावा की रैली को सफल बनाना है। क्योंकि हमें लोग वो हैं, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा हक अधिकार हमको मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोगों को 14 नवंबर को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना होगा। साथियों, समय का अभाव है, मैडम को भी बोलना है, इसलिए मैं थोड़ी सी एक बात कह के उसके बाद अपनी वाणी को विराम करती हूँ। गुलदस्ते मांगे जा सकते हैं लेकिन हथियार नहीं। गुलदस्ते मांगे जा सकते हैं लेकिन हथियार नहीं। भीख मांगी जा सकती है लेकिन अधिकार नहीं। भीख मांगी जा सकती है लेकिन अधिकार नहीं। अधिकार के लिए आप लोगों को खुद आवाज उठानी होगी। इसके लिए आप लोगों को इटावा में भारी संख्या में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और इसके लिए आप लोगों को साथ सहयोग भी देना होगा। ये नहीं है कि जिसके पास जितना हो, जिस प्रकार से वो सहयोग कर सकता है उस प्रकार से वो सहयोग करके